अब देखो वैलेंटाइन क्या कह रहे हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित दोनों गुणों का संगठन है। अजमेर की बात है, एक प्रेमी युगल था, वो जा रहा था और उसको फिर इन्होंने पकड़ लिया, है ना। बजरंग दल फेमस है इस मामले में, वैलेंटाइन वालों को कूटने के लिए। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, उनका अब इनको कूटो दोनों को। तो उन्होंने झूठ ही बोल दिया, भाई साहब हम तो भाई बहन। तो वो राखी भी रखते हैं साथ में। तो उन्होंने तत्काल उससे क्या, प्रेमिका से प्रेमी को क्या बंधवाई राखी बंधवाई। अब वो सच्चा प्रेमी होता तो वो कहता कूटना है तो कूट ले, ये तो है मेरी प्रेमिका, जा। सच्चा प्रेमी होता तो उस दिन इंसान के सारे गुणों का पता चल जाता है, जन्मजात भी और अर्जित भी। समझ गया तो बताओ वैलेंटाइन डे के दिन कौन से गुणों का सारा संगठन पता चल जाता है, जन्मजात और अर्जित भी। आज की 5 परिभाषाएं समाप्त हुई। तो बस अब हम लोग टाइप थ्योरीज की तरफ बढ़ते हैं, प्रकार सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हमें काफी सिद्धांत पढ़ने हैं। उसमें सबसे पुराना सिद्धांत ईसा मसीह के जन्म से भी पहले जो है हिप्पोक्रेटस ने दिया था। आप में से कितने लोगों को पता है कि जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो उसको एक आदमी के नाम की शपथ दिलाई जाती है, उसको हिप्पोक्रेटिक ओथ यानी हिप्पोक्रेटस की शपथ कहा जाता है। वो इसी व्यक्ति के, हिप्पोक्रेटस के नाम से ही डॉक्टर्स को शपथ दिलाई जाती है। आपने वो फिल्म नहीं देखी, वो आमिर खान कॉलेज में पढ़ता है, कौन सी थी वो फिल्म, 3 इडियट्स। उसमें वो करीना कपूर हीरोइन होती है, वो डॉक्टर होती है, और फिर आमिर खान को एकदम से जरूरत पड़ती है, फिर वो कहता है वो तुमने कसम खाई थी, वो हिप्पोक्रेटस की कसम खाई थी तुमने, है ना, तुम मजबूर हो। फिर वो करीना कपूर कहते हैं अरे साला हिप्पोक्रेटस की तो ऐसी की तैसी उसकी शपथ खाई, अब करना ही पड़ेगा, ऐसा उसमें आता है, उल्लेख आता है। हिप्पोक्रेटस 2 मापदंड लेता है, एक शारीरिक यानी फिजिकल और एक संवेगात्मक यानी इमोशनल। इसको आप भावनात्मक भी कहते हो, साइको में भावनात्मक नहीं बोल के संवेगात्मक बोलते। हमारे यहाँ भावना नहीं होता है, संवेग होता है, इसलिए भावनात्मक नहीं संवेगात्मक या सांवेगिक ये शब्द का प्रयोग होता है। तो एक फिजिकल और एक इमोशनल, शारीरिक और सांवेगिक, 2 आधारों पर इसने यानी स्वभाव के आधार पर इसने जो है डिवाइडेशन किया है। जैसी कोमलांगी महिलाएं ऐसी होती है ना आजकल, पता नहीं ये भ्रष्टाचार हो गया है सुंदरता की परिभाषा में। अभी कहते हैं फूल सी कोमल। अरे फूल सी कोमल कैसे सुंदर हो सकती है? एक फूल सी कोमल बर्बाद शरीर वाली टाइप की महिला को देखो और एक जिम्नास्ट लड़की को देखो। आप उस जिम्नास्ट लड़की को देखोगे तो पता चलेगा सुंदरता इसको कहते हैं। बॉडी उसकी स्ट्रांग है, पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है उसके, वो सुंदरता है ना। फूल सी कोमल और ऐसी है ना बर्बाद टाइप की बिल्कुल एकदम खत्म शरीर की जो है उसको आजकल पता नहीं फूल सी कोमल ऐसी नाजुक। अरे नाजुक लोग कभी सुंदर नहीं हो सकते, स्ट्रांग लोग। स्ट्रेंथ इज ब्यूटी, है ना। हाँ तो स्ट्रेंथ है तो ब्यूटी है। मैं रोहन धन लोगों को देख के ना रास्ता चेंज कर लेता हूँ। हाँ मैं कहा ये अभी दुखी है, अभी अपने पास आएगा फिर और दुखी होएगा। कुछ लोगों के तो क्या जिंदगी में दुख होता है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है दुखी होना। मैंने बहुत से साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा है, उन्होंने कहा रोना पीटना एक स्वभाव की बीमारी है ना। और कई लोगों को आप देखोगे उनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं, खुश है। वो सूखी रोटी खा के भी खुश है, और ये घी की चुपड़ी रोटी खा के भी सारे दिन रोता ही रहता है, मेरे तो यह नहीं है, मेरे तो वो नहीं है, मेरे तो वो नहीं है। मैं कह रहा रोहन धन है ना। हाँ तो ऐसे लोगों से वो जरूर कौन से वाले हैं। मैं तो ऐसे लोग देखते बोलता हूँ वो काला पित्त वाला आ रहा है, चलो अपने रास्ता चेंज करो। 3-4 हजार लोगों के शरीर की बनावट का अध्ययन करके शेल्डन इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ज्यादा नहीं है, शरीर की बनावट के आधार पे व्यक्तित्व केवल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के माने उन्होंने? 3 प्रकार के होते हैं। सुन लो पहले फिर इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा एक तो होता है एंडोमॉर्फिक। एंडो मतलब अंडो, गोल गोल। कई महिलाओं को, सीमा जी, हाँ, और पुरुषों को भी ये शिकायत रहती है कि हम कितना ही कम खा लें, कितना ही जो है एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। मैं कईयों से मिला हूं, मैंने कहा तुम इतना खाते हो? वो कह सर 1 रोटी खा ली, और इसको देखो ये पूरे दिन चढ़ती है फिर भी दुबली पतली है, और हम 1 रोटी खा करके भी एंडोमॉर्फिक बने हुए, गोल मटोल खाते पीते खानदान के बने हुए, ठीक है। क्या मामला है? एक्चुअली आप एंडोमॉर्फिक, जो भी लोग एंडोमॉर्फिक हैं उनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर बहुत कम होती है। तो
उन लोगों को बहुत कार्डियक एक्सरसाइज, ये रनिंग वनिंग है ना, ये कार्डियक एक्सरसाइज, ये सब बहुत करके डाइट का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, तभी वो क्या रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। खूब वेट ट्रेनिंग करने की जरूरत है, तभी वो फिट रह सकते हैं। ये भगवान द्वारा अभिशप्त लोग हैं, जो कुछ भी नहीं खाते हैं, फिर भी उनके ऊपर आरोप लगता है कि अरे ये तो खाते रहते होंगे तभी तो ऐसे हुए हैं। तो व्यक्तित्व की अपनी एक क्लास हो गई थी, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे वापस से। व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी चैप्टर स्टार्ट किया हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी में, और मैंने बताया था कि इसके अंदर सिगमंड फ्राइड जो है वो मेन टॉपिक के रूप में पढ़ना है, और एक टॉपिक है व्यक्तित्व का मापन, मेजरमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, तो उसको भी हम लोग जो है वो देखेंगे। कल हम लोगों ने व्यक्तित्व की जो पहली क्लास ली थी उसमें हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, तो मैं थोड़ा शॉर्ट से बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने व्यक्तित्व की परिभाषा देखी थी, फिर बताया था कि व्यक्तित्व जो है वो केवल बाहरी नहीं होता है, बल्कि व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं, एक बाहरी पक्ष होता है तो साथ ही साथ एक आंतरिक पक्ष भी होता है, तो दोनों पक्षों को मिला करके ही जो है वो व्यक्तित्व की बात होती है। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर हमने व्यक्तित्व से संबंधित मैंने बताया था कि हमेशा हम लोगों की ये एक रहता है कि हम लोग हमेशा एक दिन में 5 परिभाषाएं करते हैं, क्योंकि नॉर्मली किसी भी टॉपिक में, अब मैं ज़्यादा करवाता हूँ हालांकि परिभाषाएं तो 20-25 भी करा देता हूँ मैं, बाकी तो टीचर्स वो 5-6 परिभाषा करवाते हैं मोस्टली, मैं सारी परिभाषा करवाता हूँ और याद भी करा देता हूँ, फॉर्मूला भी साथ में होता है। तो मैं मानता हूँ एक दिन में 5 परिभाषाएं बहुत है, 3-4 दिन में सारी परिभाषा याद हो जाती है। परिभाषाओं के साथ हमने फॉर्मूलाज भी डाल रखे हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा और ईजी हो जाता है उसको करना। तो हमने कल 5 परिभाषाएं इसमें से जो है वो देख ली थी। कौन कौन सी थी 5 परिभाषाएं, तो वो देख लेते हैं हमने। एक तो आइजेंक की परिभाषा पढ़ी थी हमने, फिर कैटल की परिभाषा पढ़ी थी हमने, ऑलपोर्ट की परिभाषा पढ़ी थी हमने, ठीक है। और इसके अलावा 2 परिभाषाएं और अपन ने देखी थी, तो उसमें से एक तो नंबर 4 परिभाषा थी वो मॉर्टन प्रिंस की परिभाषा थी, है ना, मॉर्टन प्रिंस। और 5वीं हमने जेबी वॉटसन। यहाँ तक अपने टोटल 5 परिभाषाएं जो पढ़ ली थी। तो अभी आज 5 परिभाषाएं और पढ़ लेते हैं, फिर उससे आगे और बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखो इससे आगे की परिभाषा देख लेते हैं एक बार हम लोग, है ना। हाँ, तो छठे नंबर की परिभाषा निकाल लो। तो छठी परिभाषा जो है वो किसकी है, गिलफोर्ड की। कैसे याद करेंगे परिभाषाओं को, तो परिभाषाओं के साथ कुछ ना कुछ एक फॉर्मूला जोड़ देने से परिभाषाएं थोड़ी इजी हो जाती है याद करने में, है ना। हाँ, जैसे अब इसमें गिलफोर्ड की परिभाषा है, नंबर 6 परिभाषा जो है वो गिलफोर्ड की है, तो इसको देख लेते हैं पहले। तो क्या कह रहा है गिलफोर्ड, फिर फॉर्मूला मैंने साथ में लिखवा रखा है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। कल व्यक्तित्व की विशेषता बताई थी, तो मैंने बताया था उसमें आपका क्रियात्मक पक्ष भी शामिल है, आपका संवेगात्मक पक्ष भी शामिल है, आपका संज्ञानात्मक पक्ष भी शामिल है, इमोशनल भी है, कॉग्निटिव भी है ना, कॉग्निटिव भी है, ये सब मैंने बताया था आपको। तो सभी को मिला करके व्यक्तित्व बनता है, यही बातें बोल रहा है। तो नई बातें कुछ भी नहीं बोल रहा है, जो हमने व्यक्तित्व समझा है वही बात बोल रहा है। पर बात यह है कि नई पुरानी होनी और परिभाषा याद होनी चाहिए एग्जाम में। तो एक बहुत अच्छी कंपनी है अमेरिका की, वैसे आपको पता होना चाहिए, कार का आविष्कार फोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और फोर्ड जो है वो अमेरिका की टॉप की जो है, वर्ल्ड की टॉप 10 जो ऑटो मेकर कंपनियां हैं उसमें से एक है। तो बहुत बढ़िया कारें वारें बनाती है ना, एसयूवीज बहुत अच्छी बनाती है फोर्ड, है ना। भारत में भी आप जानते हो तो फोर्ड की गाड़ियां आती है, फोर्ड फिगो, फोर्ड एंडेवर, है ना, ये फेमस। तो उससे हमने इसको याद किया। तो हमने इस परिभाषा में किसको याद किया है, गुणों का समन्वित रूप है। और गिलफोर्ड में से मैंने इसको फोर्ड कार से जोड़ दिया। तो फोर्ड की जो कार होती है वो दिखने में भी बहुत बढ़िया होती है, वो एवरेज भी बहुत बढ़िया देती है, चलती तो जबरदस्त है, इंजन बहुत जबरदस्त होते हैं, और जैसे हमारे फौजी साहब बता रहे हैं क्या ना, हाँ, मजबूत भी बहुत होती है। पुराने समय तो फोर्ड की वो जो विली की फोर्ड की जीपें थी, आर्मी भी काम में लेती थी, वर्ल्ड वॉर में काम में आती थी। तो सारे गुणों का समन्वित रूप कौन सी कंपनी की गाड़ियां हैं, फोर्ड है। फोर्ड का मतलब गिलफोर्ड, ये परिभाषा याद हो गई। तो गिलफोर्ड ने कहा है व्यक्तित्व गुणों का समर्पित रूप है, हमने फॉर्मूला बना लिया इसका। फोर्ड कार सारे गुणों का समन्वित रूप है, दिखती भी अच्छी है, पावरफुल भी है, एवरेज भी अच्छा है, मजबूत भी है, सब कुछ। ये हो गई एक परिभाषा आज की याद। अगली परिभाषा देख लेते हैं, 6 के बाद 7 नंबर परिभाषा, वुडवर्थ। वुडवर्थ को मैं नॉर्मली वुड या लकड़ी से याद करवाता हूँ, उससे थोड़ा सा इजी होता है हमारे लिए। क्या कह रहे हैं भाई वुडवर्थ महोदय, व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है।
अब हमने इसमें किसको अंडरलाइन किया है? समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है ना? हाँ, वुड यानी लकड़ी जो होती है ना, उसका भी एक व्यक्तित्व होता है, और उसकी समग्र विशेषताएं उस वुड के व्यक्तित्व में शामिल है। तो बताओ किसकी समग्र विशेषताएं उसके व्यक्तित्व में शामिल है? वुड में। जैसे वुड जो होती है वो डंडे खाए कभी टीचर्स के, तो उसकी विशेषता क्या है? डंडा बहुत मजबूत होता है, जोर से लगती है उससे, ठीक है। लेकिन आपने देखा सागवान की लकड़ी से क्या होता है? दरवाजे वरवाजे बनते हैं, ठीक है। पॉलिश कर दो तो वुड बहुत ही सुंदर भी लगती है, चमचमाती हुई लगती है। लोहा बहुत भारी होता है, ये आपकी टेबलें वुड की बनी हुई है ना, तो वुड थोड़ी सी जो है वो हल्की भी होती है। आपको पता है सबसे महंगा फर्श जो बनता है वो वुडन फर्श होता है। उधर हिल स्टेशंस में जब आप जाओगे ना बड़े, तो लकड़ी के बने हुए घर होंगे, लकड़ी के फर्श बहुत महंगे पड़ते हैं। अभी घर बनवाओ, अभी तो अभी नौकरी नहीं लगी, अभी घर बनवाओ, पता चलेगा कि लकड़ी का काम कितना महंगा हो गया है, ठीक है। हाँ, मतलब लाखों से नीचे बात नहीं है आज की तारीख में। लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां बनाने ना लाखों के नीचे बात नहीं होगी। तो बताओ समग्र विशेषताओं से किसका व्यक्तित्व बनता है? वुड। ये हमने आज की दूसरी परिभाषा याद कर ली। समग्र व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। समग्र विशेषताओं का व्यक्तित्व किसमें होता है? वुड में। इसको देख लिया हमने। मेरा सबसे फेवरेट आ गया है ड्राइवर। जेम्स ड्राइवर को मैंने ड्राइवर बना दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके फॉर्मूला से मैं थोड़ा सा जो है समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो ड्राइवर जो होता है, देखो पहले परिभाषा देख लेते हैं क्या, तो फिर उसके आसानी हो जाएगी। व्यक्तित्व शब्द का क्या प्रयोग? व्यक्ति के, याद करो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, है ना, सभी गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में याद है। आगे ब्ला 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 छोड़ दो उसको। आप तो ऐसे याद करो ड्राइवर में कौन कौन से गुण होते हैं। हमने किसको अंडरलाइन किया है? जब आप गाड़ी में पीछे बैठ के सो जाते हो तब भी ड्राइवर गाड़ी चलाता रहता है। तो ड्राइवर में कैसा गुण हुआ? शारीरिक। सामने से भैंसा आ रहा है तो ड्राइवर बचीड़ मार देगा, ब्रेक लगा देगा, तो उसका दिमाग भी बहुत काम कर रहा है, तो उसमें और कौन सा गुण हुआ? मानसिक, ठीक है। और ड्राइवर लोग जो होते हैं उनको सामाजिक होना पड़ता है, तभी तो लोग बुलाएंगे कि हाँ ड्राइवर साहब मेरी दीदी को छोड़ना है। असामाजिक तत्व को बुलाया कोई? तो ड्राइवर आता है, नमस्ते मैडम, नमस्ते सर, बच्चों को गोद में उठाया, गाड़ी के अंदर बैठा था। तो ड्राइवर बड़े क्या होते हैं? सामाजिक भी होते हैं और नैतिक तो होते ही होते हैं। हमने एक बार गाड़ी थी और हमारे गाड़ी में बैग उस गाड़ी में रह गया था। उसने पूछा ले लिया सामान सारा? हाँ बहुत बढ़िया। फिर वो चला गया। फिर ड्राइवर वहां से 50 किलोमीटर जाके वापस आया हमको बैग देने के लिए कि साहब वो आपका बैग रह गया, तो उसमें काफी कीमती चीजें भी थी। टैक्सी वाला था, ले जाता था, बोल देता मुझे हमारे तो नहीं गाड़ी में, लेकिन वो बहुत, क्योंकि उसको पता है ना अगली बार फिर बुलाना है। हाँ, तो ड्राइवर साथ ही साथ बहुत क्या होते हैं? नैतिक भी होते हैं। ड्राइवर भावुक भी होते हैं, ठीक है। गाड़ियों के पीछे आपने कई चीजें लिखी हुई देखी होगी। जैसे किसी एक ड्राइवर को गुस्सा आया भारतीयों की बेईमानी पर, तो उसने अपने गाड़ी के पीछे लिखा 10 में से 9 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान, है ना। हाँ, तो इसका मतलब उसको अनैतिकता पे गुस्सा आ रहा है, तभी तो उसने गुस्से में गाड़ी के पीछे लिखा, है ना। हाँ, तो इस प्रकार ड्राइवर में क्या क्या गुण होते हैं? ड्राइवर मतलब ड्राइवर की जेम्स ड्राइवर। हाँ, जेम्स ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब शारीरिक गुण भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी। इतना करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में जैसे ये परिभाषा आएगी और आप पढ़ोगे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, तत्काल आपके दिमाग की बत्ती जल उठेगी और आपको याद आएगा अच्छा अच्छा ये सारे गुण तो ड्राइवर में होते हैं, है ना। हाँ, और तत्काल आप ढूंढोगे जेम्स ड्राइवर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ऑप्शन ए जेम्स ड्राइवर, ये हो जाएगा। ये आज की, हाँ कुछ पूछना चाह रही है सरोज जी? अच्छा फॉर्मूला, हाँ वो मैं कह रहा था आपको, फॉर्मूला में से नई शब्द को काट देना। कई लोग ड्राइवर को गालियां भी तो देते हैं ना। एक्चुअली फॉर्मूला बनवाया था जिस बच्चे ने, उसने इसमें नहीं डलवा दिया था, लेकिन मैं तो मानता हूँ होते हैं, तो आप इसको क्या कर लेना, होते हैं, ठीक है। आपको कैसे ड्राइवर मिले? जिनमें गुण थे कि नहीं थे? थे ना, तो फिर सरोज जी काट दो इसको, है ना। नई वाले को क्यों रखो, अब तो रखो उसको, ठीक है। कितनी परिभाषाएं हो गई? 3 हो गई। चौथी देख लेते हैं, डैशील महोदय की परिभाषा। क्या करें डैशील महोदय? व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। बताओ क्या आपने कभी पंचशील का नाम सुना है? क्या होता है?
अरे वो पंचशील कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये जो 5 शील हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। नेहरू जी, नेहरू जी ने भी पंचशील की बात की थी, चीन के साथ समझौता किया गया था, ठीक है। तो उस शील की बात कर रहा हूं, समझ में आया? अगर जैसे अब आपकी तो सगाई हो गई, ललिता जी आप पे तो क्या याद करवाएं, है ना? जैसे इनकी भी हो गई, अभी इनको भी कर। आपका क्या नाम है? दिव्या की सगाई नहीं हुई है, दिव्या को देख के ही लग रहा है, दिव्या ने लिपस्टिक लगा रखी है ना, इससे पता चल रहा है अभी इसकी सगाई नहीं हुई। सगाई होने के बाद फिर इतना तैयार व्यार नहीं रहता है लोग, ठीक है। तो दिव्या से पूछते हैं इसको शील का मतलब पता है कि नहीं। दिव्या कैसा लड़का चाहिए, सुशील चाहिए या सुशील नहीं चाहिए? सुशील चाहिए। सु और शील जिसमें गुण हो वो वाला चाहिए। डैशील चलेगा? डैशील में भी शील है। तो इसका मतलब हम थोड़ा थोड़ा आम भाषा में भी शील शब्द का अर्थ जानते हैं। सुशील कौन है, किसकी हिंदी अच्छी है जो बताएगा सुशील का उल्टा क्या होता है? दुष्शील। हाँ, थोड़ी हिंदी की क्लास, हिंदी भी ज्ञान देता रहता हूँ मैं साइको में साथ में। तो शील से क्या जोड़ेंगे हम? डैशील को। अनलाइन किसको किया है हमने? सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। तो यदि आप में शील है, यहां तक कि सुशील और सुशीला, हमारे यहाँ कई लड़कियों का नाम सुशीला होता है, शील युक्त होगी तो, है ना? हाँ हाँ। और उस महिला का शील भंग हो गया, ये भी सुना होगा आपने। हाँ, तो शील को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है हमारे, है ना? हाँ हाँ, शील जिसमें है वो शीला है ना, ऐसा। हाँ, तो बताओ जिसमें शील होगा वो कहाँ दिखाई देगा? जो सुशील इंसान होगा वो सबके साथ एडजस्ट, समायोजन करके चलेगा। कोई उसको 2 बात बोल भी देगा तो वो कहे कोई बात नहीं यार, अंकल पड़ोस में ही तो रहते हैं, उम्र में भी तो बड़े हैं अपन से, अपने पापा की उम्र के, बोल दिया तो क्या हो गया। और जो दुष्शील होगा वो बोलेगा ओए अंकल ऐसे कैसे, है ना? हाँ, है ना, घर के बाहर देख लूंगा। ऐसा मामला है। तो सुशील बच्चा होगा वो कहेगा कोई बात नहीं अंकल, आप बुरा मत मानिए, मैं आप जो कह रहे हैं मैं पूरा ध्यान रखूंगा, ऐसा होगा सुशील। तो बताओ किसी में शील है तो वो सामाजिक समायोजन, समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, सामाजिक मतलब सोशल। तो सोशली वो बच्चा क्या होगा? सबसे एडजस्ट करके चलेगा, एडजस्ट करके चलेगा, तब हम मानेंगे उसमें क्या है? शील। तो बताओ किसने सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है? शील होता है। और वो किससे जुड़ता है? डैश। अरे याद करना ही पड़ेगा, ऐसे ही परिभाषा ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। लोग तो सहायकों में परिभाषाएं छोड़ते हैं, पेनोरमा वाले बच्चे जो होते हैं वो पहले पेपर में ढूंढते हैं, परिभाषाओं वाले पहले कर लेता हूँ क्वेश्चन, वो फटाफट क्वेश्चन ढूंढ के पहले परिभाषा वो करते हैं। ये तो अपने 100% अपने ही है, क्योंकि अपने सारी मेहनत करके याद की, तो वो गणित की तरह पूरे में से पूरे नंबर है उसमें, है ना? तो वो पहले परिभाषाएं करते हैं, उसके पीछे लेकिन मेहनत तो लगेगी अभिलाषा, उसके पीछे मेहनत तो लगेगी लगेगी, है ना? हाँ, क्या हो गया? सब ठीक तो है? हाथ हटाओ। हाँ, अब बैठो सामने ऐसे। हाँ, आ गया समझ में? कितनी परिभाषा हो गई? एक दिन में कितनी करनी चाहिए? 5 करनी चाहिए। अब हम 4 करके थक गए हैं, अब हम एक रोमांटिक परिभाषा करेंगे। वैसे भी फरवरी का महीना है निकिता। हाँ, क्या आने वाला है? निक्कू, निक्कू आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही नाम बताया था मैंने। हाँ, निकिता का निक्कू। देखो, तो 13 नंबर परिभाषा वही है जो सरोज जी की फेवरेट है ना? और वो परिभाषा किसकी दी हुई है? हाँ, तरुण जी भी इस बार किसी को अपना वैलेंटाइन बनाने वाले हैं। तो वैलेंटाइन क्या कह रहा है? अच्छा, वैलेंटाइन डे बड़ा कॉमेडी डे होता है, क्योंकि दूसरे दिन अखबार में ऐसी ऐसी न्यूज छपती। एक बार तो अजमेर में न्यूज छपी कि भाई बहन जा रहे थे, उनको भूख लगी तो रेस्टोरेंट में बैठे थे, सुबह सुबह बजरंग दल वाले पहुंच गए वहां पे। वो बोले तुम वैलेंटाइन डे बना रहे हो? उसने बोला यार क्या आपका दिमाग खराब है क्या, हम भाई बहन है क्या? आज के बेटा सब भाई बहन बन जाते हैं, आज तो जब जूते पड़ने लगते हैं ना तो कहते हैं हम सब भाई बहन, है ना? हाँ, उनको कूट दिया दोनों को, उन्होंने जाकर पुलिस में केस कर दिया, वो तो भाई बहन ही थे वास्तव में, ठीक है।
हाँ, इसलिए केस कर दिया उन्होंने, कह रहा हमको कूट दिया, है ना। तो ऐसा तो वैलेंटाइन डे बड़ा कॉमेडी डे होता है। ये जो भी कूटने वाले होते हैं ना, ये खुद सुबह जल्दी मना लेते हैं वैलेंटाइन डे। फिर 10 बजे तक मना मनू के फिर 10 बजे बाद फिर वो कूटने के लिए निकल जाते हैं। तो वो ऐसा करते हैं। तो देखो वैलेंटाइन डे के दिन क्या मामला है। संत वैलेंटाइन की परिभाषा। आप जानते हो ना, वैलेंटाइन डे मनाते हैं वो सेंट वैलेंटाइन थे। अच्छा मैं आपको बताऊं, सेंट वैलेंटाइन जो थे वो क्यों मरे और उनकी याद में वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं। सेंट वैलेंटाइन ने यूरोप के एक राजा को ये कह दिया था कि इस स्त्री के साथ आपके संबंध हैं, तो आप ऐसा करो, इससे शादी कर लो। ऐसे संबंध रखना क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, अनुचित है। आपको ये पसंद है, आपका इसके साथ रिलेशन है, तो शादी कर लो, क्या प्रॉब्लम है। राजा की तो होती है खूब सारी रानी, एक रानी इसको भी बना लो। बस उस बात पे वो राजा भड़क गया और उसने संत वैलेंटाइन को मृत्यु दंड दे दिया। तो बताओ संत वैलेंटाइन क्यों मरे थे। क्योंकि वो चाह रहे थे कि प्रेमी जोड़े ऐसे न घूमे, बल्कि क्या कर लें। और हम इसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। उस दिन बिना शादी किए छोरा छोरी घूम रहे हैं साथ में। तो ये संत वैलेंटाइन का अपमान है कि नहीं है। इसलिए संत वैलेंटाइन को सच्ची श्रद्धांजलि तब है उस दिन जो जोड़े मिले उनका तत्काल ब्याह करवाओ। तो वो सच्ची श्रद्धांजलि है संत वैलेंटाइन डे को, है ना। हाँ, तो अब देखो वैलेंटाइन क्या कह रहे हैं। व्यक्तित्व, पढ़ो पढ़ो। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित दोनों गुणों का संगठन है। अजमेर की बात है, एक प्रेमी युगल था, वो जा रहा था और उसको फिर इन्होंने पकड़ लिया, है ना। बजरंग दल फेमस है इस मामले में, वैलेंटाइन वालों को कूटने के लिए। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और उनका अब इनको कूटो दोनों को। तो उन्होंने झूठ ही बोल दिया, भाई साहब हम तो भाई बहन। तो वो राखी भी रखते हैं साथ में। तो उन्होंने तत्काल उससे क्या, प्रेमिका से प्रेमी को क्या बंधवाई। राखी बंधवाई। अब वो सच्चा प्रेमी होता तो वो कहता कूटना है तो कूट ले, ये तो है मेरी प्रेमिका, जा। सच्चा प्रेमी होता तो उस दिन इंसान के सारे गुणों का पता चल जाता है, जन्मजात भी और अर्जित भी। समझ गया। तो बताओ वैलेंटाइन डे के दिन कौन से गुणों का सारा संगठन पता चल जाता है। जन्मजात और अर्जित भी। आज की 5 परिभाषाएं समाप्त हुई। अब हम मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तित्व की संरचना और उससे रिलेटेड सिद्धांत। यहीं से आप मानो एक तरह से व्यक्तित्व का जो असली पार्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो व्यक्तित्व की संरचना का कैसे पता चलेगा हमको, तो भाई इससे संबंधित कुछ सिद्धांत है, उनको पढ़ने पर ही पता चलेगा। तो उसमें से पहला आपको सिद्धांत कौन सा दिखाई दे रहा है। प्रकार सिद्धांत। बोलते हैं ना कितने प्रकार के लोग थे, हाउ मेनी टाइप्स। तो प्रकार को क्या बोलते हैं, टाइप्स बोलते हैं, है ना। इसलिए इंग्लिश नाम क्या है, टाइप थ्योरीज। हिंदी नाम क्या है, एनसीईआरटी में ही प्रकार को दे रखा है प्रारूप। और इंग्लिश में एक शब्द होता है अप्रोच, उसको डरावने तरीके से शुद्ध हिंदी में बोलते हैं उपागम। तो फिर बताओ इसमें आपको जो हिंदी मीडियम वालों को बताना पड़ेगा। टाइप थ्योरी इजी लग रहा है कि प्रारूप उपागम। इसलिए मैं रोज कहता हूं हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश का एक टेक्निकल वर्ड जरूर याद कर लो। समझो पूरी हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हिंदी में समझा रहा हूं, पर साथ में टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में जरूर याद कर लेना है। इसका फायदा एक तो ये होगा कि आपके 1 2 4 क्वेश्चन ज्यादा ही होंगे। दूसरा, हिंदी कभी भी धोखा दे सकती है। वहां प्रारूप उपागम की जगह कुछ और नाम आ गया, कोई गारंटी नहीं है। 4 4 नाम भी हिंदी में याद कर लोगे तो 5वां भी दे सकता है। अंग्रेजी बेचारी गरीब सी भाषा है, उसमें एक ही शब्द है टाइप थ्योरीज। ठीक है। अब टाइप थ्योरीज में कईयों ने शरीर के आधार पर प्रकार बताए, इसलिए कहीं कहीं इसको शरीर रचना सिद्धांत या कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरीज भी कहा। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद हो गया प्रकार सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद प्रकार सिद्धांत में हम ये सारे लोगों को पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ना ही है अपने को। हिपोक्रेटस, क्रैशमर, शेल्डन, युंग, फ्रेडमैन, रोजर, इन सबको पढ़ना है, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग इसको। दूसरा, एक शब्द आएगा ट्रेट। आपके व्यक्तित्व की विशेषताओं को हम कहते हैं ट्रेट। किसको कहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के जो स्पेशल फीचर्स हैं, या हिंदी में बोलूं तो व्यक्तित्व की विशेषताओं को हम ट्रेट कहते हैं, हिंदी में विशेषक बोलते हैं। जैसे आप बताना, गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता यानी ट्रेट है ए तानाशाही या बी अहिंसा। गांधी जी का ट्रेट क्या है, अहिंसा।
तो व्यक्तित्व की विशेषता को क्या बोलते हैं? ट्रेट। और हिंदी में ट्रेट को क्या बोलते हैं? विशेषक। अब चूंकि ये व्यक्तित्व के उसके गुण है, इसलिए इसको शील गुण भी बोल सकते हैं। तो ये भेजे में अच्छे से बैठा लो, व्यक्तित्व की विशेषताओं को विशेषक या शील गुण कहते हैं। मैंने अभी कहा था इंग्लिश में एक ही शब्द होता है, इंग्लिश में एक ही है ट्रेट। हिंदी में कितने आ गए? 2 आ गए, विशेषक भी आ गया और शील गुण भी आ गया। ठीक है, इसमें गुणों की बात हो रही है इसलिए गुणों की संख्या के आधार पढ़ेंगे, वो एक अलग बात है। 2 विद्वान हैं, एक कैटल और एक ऑलपोर्ट, ये इस क्षेत्र में पढ़ेंगे। ये तो पढ़ रहे हैं, मैं तो अभी खाली नाम बता रहा हूँ, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग इसको। और फिर हमारे फिल्म का जो हीरो है वो आने वाला है। हमारे व्यक्तित्व चैप्टर के हीरो कौन है? सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड है तो सिगमंड फ्रायड साहब आ गए। दिख रहा है आपको साइको एनालिसिस थ्योरी? तो बस सिगमंड फ्रायड ने मन का विश्लेषण किया, इसलिए इनका सिद्धांत कहलाता है मनोविश्लेषणवाद। और मनोविश्लेषणवाद को, मनो मतलब साइकी, विश्लेषण मतलब एनालिसिस, तो सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत का नाम है साइको एनालिसिस थ्योरी। मन का विश्लेषण, साइको एनालिसिस, ये सबसे बड़े हीरो हैं इस पूरे चैप्टर के, इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। और चौथा एक इसमें हमने और रखा है ना, आइजेंक का सिद्धांत। तो बताओ, अब हम लोग व्यक्तित्व की संरचना को पढ़ रहे हैं, तो कितने प्रकार के सिद्धांत पढ़ेंगे? 4। पहला प्रकार सिद्धांत, टाइप थ्योरीज। दूसरा ट्रेट थ्योरीज, यानी व्यक्तित्व की विशेषता, जिसको विशेषक या शीलगुण सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस। और चौथा एक आइजेंक का छोटा सा सिद्धांत है, वो भी हमको पढ़ना है, कई बार आजकल पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसने विशेष समूहों के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा है। तो बताओ पहला कौन सा पढ़ेंगे? प्रकार सिद्धांत, यानी कि टाइप थ्योरीज। तैयार हो गए सब लोग? हाँ, तो बस अब हम लोग टाइप थ्योरीज की तरफ बढ़ते हैं, प्रकार सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हमें काफी सिद्धांत पढ़ने हैं। उसमें सबसे पुराना सिद्धांत ईसा मसीह के जन्म से भी पहले जो है हिप्पोक्रेटस ने दिया था। आप में से कितने लोगों को पता है कि जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो उसको एक आदमी के नाम की शपथ दिलाई जाती है, उसको हिप्पोक्रेटिक ओथ यानी हिप्पोक्रेटस की शपथ कहा जाता है। वो इसी व्यक्ति के, हिप्पोक्रेटस के नाम से ही डॉक्टर्स को शपथ दिलाई जाती है। आपने वो फिल्म नहीं देखी? वो आमिर खान कॉलेज में पढ़ता है, कौन सी थी वो फिल्म? 3 इडियट्स। उसमें वो करीना कपूर हीरोइन होती है, वो डॉक्टर होती है, और फिर आमिर खान को एकदम से जरूरत पड़ती है, फिर वो कहता है वो तुमने कसम खाई थी, वो हिप्पोक्रेटस की कसम खाई थी तुमने, है ना, तुम मजबूर हो। फिर वो करीना कपूर कहते हैं अरे साला हिप्पोक्रेटस की तो ऐसी की तैसी उसकी शपथ खाई, अब करना ही पड़ेगा, ऐसा उसमें आता है, उल्लेख आता है। तो सबसे पहला जो है प्रकार सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन है? हिप्पोक्रेटस। ईसा के जन्म से पहले हो गए थे, यूनानी विद्वान थे। तो इनके टाइप थ्योरीज को पढ़ना है। फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके अलावा हमको और किसको देखना है हिप्पोक्रेटस के अलावा? तो हिप्पोक्रेटस के अलावा हमको शेल्डन, क्रैशमर, यूंग, फ्रेडमैन, रोजेमैन, इन सबको जो देखना है। अब इसको हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रकार सिद्धांत भारतीयों ने भी दिए हैं, प्रकार सिद्धांत पाश्चात्य लोगों ने भी दिए हैं। भारतीय दृष्टिकोण से क्वेश्चन नहीं के बराबर आए आज तक, लेकिन पढ़ना तो है उसको, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। प्रश्न आपके सारे आज तक साइको में किससे आए हैं? वेस्टर्न जो अप्रोच है या पाश्चात्य दृष्टिकोण। तो प्रकार सिद्धांत के 2 भाग हो गए, एक पाश्चात्य यानी वेस्टर्न अप्रोच और एक भारतीय यानी इंडियन अप्रोच। इसमें से पहली कौन सी पढ़ेंगे हम? पाश्चात्य दृष्टिकोण। तो देखो निकालो, पाश्चात्य दृष्टिकोण को देख लेते हैं। और पाश्चात्य दृष्टिकोण में सबसे पहले किसका सिद्धांत है? हिप्पोक्रेटस का। बताओ डॉक्टरों को पूरी ट्रेनिंग के बाद किसकी कसम दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटिक ओथ, हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है कि आप अगर कोई भी पेशेंट आएगा तो उसको भी मना नहीं करेंगे, आप उसका इलाज कर सकते हैं, तो आप उसमें प्रयास जरूर करेंगे। ये डॉक्टरों को दिलाई जाती है। अब कितने डॉक्टरों को याद रहती है मुझे पता नहीं, लेकिन दिलाई जरूर जाती है। देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप थ्योरीज, प्रकार सिद्धांत। प्रकार सिद्धांत के 2 भाग, पाश्चात्य और भारतीय। पहले पढ़ रहे हैं पाश्चात्य, उसमें सबसे पहला किसका पढ़ रहे हैं? हिप्पोक्रेटस। तो देखो हिप्पोक्रेटस ने कैसे व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, प्रकार, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। चैप्टर का नाम तो याद है ना, पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले हिप्पोक्रेटस की बात कर लेते हैं। अब हिप्पोक्रेटस ने कैसे पर्सनैलिटीज के प्रकार बताए। हिप्पोक्रेटस 2 मापदंड लेता है, एक शारीरिक यानी फिजिकल और एक संवेगात्मक यानी इमोशनल, जिसको आप भावनात्मक भी कहते हो। साइको में भावनात्मक नहीं बोल के संवेगात्मक बोलते, हमारे यहाँ भावना नहीं होता है, संवेग होता है, इसलिए भावनात्मक नहीं संवेगात्मक
या सांवेगिक, ये शब्द का प्रयोग होता है। तो एक फिजिकल और एक इमोशनल, शारीरिक और सांवेगिक, दो आधारों पर इसने, यानी स्वभाव के आधार पर इसने जो है डिवाइडेशन किया है। तो हिप्पोक्रेटस का जो डिवाइडेशन है वो किसके आधार पर है? स्वभाव के आधार पर। सबसे पहले बता दिया मैंने, ईसा मसीह के जन्म से भी पहले किसने प्रकार सिद्धांत दिए थे? हिप्पोक्रेटस ने टाइप थ्योरी दी थी। और इसने स्वभाव के आधार पर कितनी प्रकृति के लोग बताए? 4 प्रकार के लोग बताए। अब आपको इसमें कहीं प्लस प्लस, कहीं माइनस माइनस, कहीं माइनस प्लस, प्लस माइनस ऐसा दिखाई देगा। तो कौन से 2 मापदंड है? शारीरिक और सांवेगिक, इमोशनल और फिजिकल, इनके आधार पर। जैसे सबसे पहला पढ़ो, इसने कौन सा बताया है? कॉलेरिक, क से कॉलेरिक, क से कफ प्रकृति वाले। कई बार देखा होगा ना, पहलवान वहलवान जो लोग होते हैं, है ना, हाँ, उनको कफ बहुत आता है, हर थोड़ी देर में आग थू करते रहते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर आग थू। तो कफ प्रकृति वाले कॉलेरिक। तो शरीर से तो शक्तिशाली होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से कमजोर लोग होते हैं। ये पुरुषों का मामला है। पुरुष दिखने में शरीर से तो कैसे होते हैं? बलशाली, लेकिन सामूहिक रूप से बहुत ही कमजोर होते हैं। इमोशनली बहुत ही वीक होते हैं। पुरुष नारियल की तरह होते हैं, बाहर से कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही क्या होते हैं? नर्म होता है। ठीक है। महिलाएं उल्टा नारियल होती है ना मतलब मजाक कर रहा हूं। महिलाओं की इमोशनल कैपेसिटी जबरदस्त होती है। महिलाएं बड़े से बड़े आघात को भी, इमोशनल धक्के को सहन कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। पुरुष को किसी महिला का पीछे सपोर्ट ना हो तो वो कभी सफल नहीं हो सकता जिंदगी में। जब भी वो निराश हो जाता है तो फिर उसके पास जाता है। अब वो या तो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है ना, किसी न किसी रूप में महिला होती होती। इसीलिए कहा जाता है हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती होती, और हर असफल के पीछे 2-3 महिलाएं होती। पर हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि वो कैसे होते हैं? ये तो कह रहा मैं मजाक कर रहा हूं। टोटल कितने व्यक्तित्व होते हैं? 4। किसके अनुसार? हिप्पोक्रेटस के अनुसार। उसमें से पहले कफ प्रकृति वाले, एक चीज में प्लस, एक चीज में माइनस। तो माइनस किस में है? इमोशनली कमजोर, इमोशनली वीक। लेकिन प्लस किस में है? फिजिकली स्ट्रांग। अब आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, आप अपने आप का एनालिसिस करते जाओ, आप कौन से वाले हो। जो शरीर से स्ट्रांग है और इमोशनली अगर मामला है तो कॉलेरिक। मैं तो हूं चौथा नंबर वाला, मेरा तो फिक्स है, लास्ट में आएगा वो। सैनगुइनिक हूं मैं तो, सैनगुइनिक, है ना, हाँ वो वाला हूं। देखो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कौन सा दिख रहा है आपको? हाँ, फ्लेगमेटिक या फ्लेगमेटिक या पीले पित्त वाले। इसका उल्टा कर लो। वो अरे कॉलेरिक तो क्या था? शारीरिक रूप से स्ट्रांग था, सामूहिक कमजोर था। ठीक है। ये सामूहिक रूप से तो स्ट्रांग है लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर है। जैसी कोमलांगी महिलाएं, महिलाएं ऐसी होती है ना आजकल, पता नहीं, ये बड़ी ये भ्रष्टाचार हो गया है सुंदरता की परिभाषा में। अभी कहते हैं फूल सी कोमल। अरे फूल सी कोमल कैसे सुंदर हो सकती है? एक फूल सी कोमल बर्बाद शरीर वाली टाइप की महिला को देखो, और एक जिम्नास्ट लड़की को देखो। आप उस जिम्नास्ट लड़की को देखोगे तो पता चलेगा सुंदरता इसको कहते हैं। बॉडी उसकी स्ट्रांग है, पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है उसके, वो सुंदरता है ना। फूल सी कोमल और ऐसी, है ना, बर्बाद टाइप की, बिल्कुल एकदम खत्म शरीर की जो है, उसको आजकल पता नहीं फूल सी कोमल है, ऐसी नाजुक। अरे नाजुक लोग कभी सुंदर नहीं हो सकते। स्ट्रांग लोग, स्ट्रेंथ इज ब्यूटी, है ना। हाँ, तो स्ट्रेंथ है तो ब्यूटी, समझ रहे हो। इसीलिए जिम में जा रहे लोग, थोड़ी बॉडी वॉडी बना कर रहे हैं। तो ये वो वाली कोमलांगी टाइप का सा मामला है। ठीक है। कोई राजकुमारी थी, वो इतनी कोमल थी, तो फिर उस राजकुमारी की कोमलता का टेस्ट हुआ, तो 10 गद्दे जो थे, उन गद्दों के नीचे एक राई का दाना रख के 10 गद्दे बिछा के और राजकुमारी को ऊपर सुलाया गया। सुबह तो राजकुमारी की पीठ में फोड़ा निकल आया। ओहो हो, ऐसी राजकुमारी कोमलांगी। रवीना जी देख रही है ऐसे, ऐसी एड़ी गुण है ये जाट योद्धा है, इनको ऐसा लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है समझ गई। वो कौन सी थी? वो पीले पित्त वाले, फ्लेगमेटिक की नंबर 2 हो गई अपनी। तीसरा कौन सा प्रकार बताया इन्होंने? तो तीसरा प्रकार देख लेते हैं, है ना। हाँ,
काले पित्त वाले। काले पित्त वाले मतलब दोनों ही खत्म है। न तो संवेगों पर, भावना पे, इमोशनल पे कंट्रोल है, न शरीर में ही सत है, मानोगे ना सत है, हाँ। तो न तो उठ के पानी पीने का दम है और न कोई इमोशनली कुछ बोले तो एकदम बिल्कुल सहन भी नहीं होता है, संवेगों पे नियंत्रण भी नहीं है। किसी का ब्याह ऐसे इंसान से हो जाए, हे भगवान। इसलिए जब तरुण जी लड़की देखने जाओ, किसी को भी यस करना, कॉलरिक को करना है ना, हाँ, दूसरी वाली को करना, इसको कभी यस मत करना, मेलनकॉलिक शरीर भी इसका कमजोर और निराशावादी और दुखी और इस टाइप के संवेगातुर। हाँ, मुझे रोवण धन लोगों से बहुत डर लगता है। हाँ, रोज सारा दिन रोना है। मैं रोवण धन लोगों को देख के ना रास्ता चेंज कर लेता हूँ। हाँ, मैं कहा ये अभी दुखी है, अभी अपने पास आएंगे फिर और दुखी होएगा। कुछ लोगों के तो क्या जिंदगी में दुख होता है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है दुखी होना। मैंने बहुत से साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा है, उन्होंने कहा रोना पीटना एक स्वभाव की बीमारी है ना। और कई लोगों को आप देखोगे उनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं, खुश है, वो सूखी रोटी खा के भी खुश है, और ये घी की चुपड़ी रोटी खा के भी सारे दिन रोता ही रहता है, मेरे तो यह नहीं है, मेरे तो वो नहीं है, मेरे तो वो नहीं है। मैं कह रहा रोहन धन है ना, हाँ। तो ऐसे लोगों से वो जरूर कौन से वाले हैं। मैं तो ऐसे लोग देखते बोलता हूँ वो काला पित्त वाला आ रहा है, चलो अपने रास्ता चेंज करो। और मैं आ गया हूं देखो, चौथा हाँ, सैंग्विनिक, अधिक रुधिर वाले, प्लस प्लस शरीर से भी और इमोशनली संवेगात्मक रूप से भी। ठीक है, आप सबने अपना अंदर ही अंदर तो तय कर ही लिया होगा कि आप इन चारों में से कौन से वाले हो। कफ प्रकृति वाले हो, कि पीले पित्त वाले हो कि काले पित्त वाले हो, कि अधिक रुधिर वाले हो, है ना, तय कर लिया ना। हाँ, सबने अपना तय कर लिया। अच्छा, हंसी मजाक में अपन ये भूल गए, अपन हिप्पोक्रेटिस का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ये तो याद है ना सबको। हम व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व में हम पहले टाइप थ्योरीज पढ़ रहे हैं, और टाइप थ्योरीज में अपन ने पहला पढ़ लिया किसका, हिप्पोक्रेटस का सिद्धांत पढ़ लिया है। बोलो आ गया समझ में, आगे बढ़ूं। अब आएगा वो आदमी जिस आदमी की वजह से, मतलब जिस आदमी का एनालिसिस हर अच्छे जिम में लगा रहता है। आप कभी जिम में गए हो, एक्सरसाइज की हो, थोड़ा बहुत जानते हो, तो आपको पता हो उस व्यक्ति के बारे में। और वो व्यक्ति महापुरुष वो कौन है, वो है शेल्डन। ठीक है, बहुत पसंद है मुझे, है ना। आपने शब्द सुने होंगे एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, सुने ये शब्द कभी नहीं सुने? मैं बताता हूं आपको, आप इसी क्लास में बैठे हुए लोग। शेल्डन ने शरीर की बनावट का अध्ययन किया। हालांकि आपत्तिजनक बात यह है कि ये कॉलेज पहुंच गए, और कॉलेज में जो भी लड़के लड़कियां थे उनको उन्होंने कहा देखो मैं शरीर की बनावट का अध्ययन कर रहा हूँ, कितने बच्चे हो तुम लोग? कैसा, हम इस कॉलेज में 2000 लोग हैं, तो सब कपड़े खोल के आ जाओ ग्राउंड में। और फिर सबकी उन्होंने क्या ली, फोटोज। ऐसे 3-4 हजार लोगों के शरीर की बनावटों का अध्ययन कर, अच्छा उनका वो मामला नहीं था वो, है ना, हाँ, वो रिसर्च कर रहे थे। अच्छा, फॉरेन में अवेलेबल भी हो जाता है, अपने कॉलेज में आए होते तो उनको एक भी नहीं मिलता, पक्की बात है शेल्डन को, है ना, हाँ। तो 3-4 हजार लोगों के शरीर की बनावट का अध्ययन करके शेल्डन इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ज्यादा नहीं है, शरीर की बनावट के आधार पे व्यक्तित्व केवल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के माने उन्होंने? 3 प्रकार के होते हैं। सुन लो पहले, फिर इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा एक तो होता है एंडोमॉर्फिक। एंडो मतलब अंडो, गोल गोल। कई महिलाओं को, सीमा जी, हाँ, और पुरुषों को भी ये शिकायत रहती है कि हम कितना ही कम खा लें, कितना ही जो है एक्सरसाइज कर लें। ठीक है, मैं कईयों से मिला हूं, मैंने कहा तुम इतना खाते हो? वो कहे सर एक रोटी खा ली, और इसको देखो ये पूरे दिन चढ़ती है फिर भी दुबली पतली है, और हम एक रोटी खा करके भी एंडोमॉर्फिक बने हुए, गोल मटोल खाते पीते खानदान के बने हुए। ठीक है, क्या मामला है? एक्चुअली आप एंडोमॉर्फिक,
जो भी लोग एंडोमॉर्फिक हैं उनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर बहुत कम होती है। तो उन लोगों को बहुत कार्डियक एक्सरसाइज, ये रनिंग वनिंग है ना, ये कार्डियक एक्सरसाइज, ये सब बहुत करके डाइट का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तभी वो क्या रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। खूब वेट ट्रेनिंग करने की जरूरत है, तभी वो फिट रह सकते हैं। ये भगवान द्वारा अभिशप्त लोग हैं जो कुछ भी नहीं खाते हैं, फिर भी उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि अरे ये तो खाते रहते होंगे तभी तो ऐसे हुए हैं, खा गए। अरे बिना खाया कोई फूले कहीं? महाराणी में लोग कहते हैं ना, हाँ तो बस वो वाली बात है, वो लोगों को पता ही नहीं एंडोमॉर्फ्स हैं ये। दूसरा, जिनको वरदान मिला हुआ है भगवान से, एक्टोमॉर्फ। एक्टो शब्द एक से बना, एक, ये क्या है, एक, दिख रहा है आपको? एक संख्या देखिए, बस उसी से याद कर लो, एक जैसे ही दिखता है उनका शरीर, ऊपर से नीचे तक, हाथ अगरबत्ती और पांव मोमबत्ती, ठीक है। वो रोटी पर घी लगाने के बजाय घी में रोटी डुबो के खाए ना, तो भी कभी मोटे नहीं हो सकते है ना, कीकड़े हाँ, और नॉर्मली ऐसे लोग, अभिलाषा, नॉर्मली ऐसे लोग जो है ना, वो थोड़े बड़ोकड़े स्वभाव के होते हैं, जलते रहते हैं, चलते रहते हैं, गुस्सा गुस्सा, हल्का शरीर गुस्सा भारी, है ना। हाँ, इसलिए उनका, उनके कहते हैं खाएवा भावना जी, उनके अंग नहीं लगता खाएवा, है ना ये उनकी समस्या है। तो बताओ शेल्डन ने कौन से दो प्रकार बताए? गोल गोल तो एंडो, अंडे जैसा एंडोमॉर्फ्स, और एक जैसा एक्टोमॉर्फ। और एक्टोमॉर्फ के साथ समस्या है, उनको ये टेंशन रहती है, लोग ये कहते हैं कि यार तूने कपड़े पहने हैं या हैंगर पे कपड़े टंगे हुए हैं। उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो ऐसे कहते हैं यार हमारी थोड़ी, बस उनकी बार बार ये इच्छा रहती है हमारी थोड़ी हेल्थ बन जाए। एंडोमॉर्फ्स कहते हैं बस हम किसी तरह पतले हो जाएं, है ना, ये समस्या है। और जो भगवान द्वारा सबसे ज्यादा, मतलब ऐसे कहते हैं ब्लेस्ड लोग हैं, वो तीसरी कैटेगरी है मीजोमॉर्फ। मीजो मतलब मध्य, बीच में। ये कितना ही खा लें, कितना ही कम खा लें, ये ऐसा लगता है जैसे जिम जाके आए। इनको देख के लोग कहते हैं भाई साहब जिम जाते हो, और कह रहे भगवान ने जिम में डाल के भेजा आपने। उनकी अच्छी मस्कुलर बॉडी होती है, ठीक है, न तो वो हैंगर की तरह स्थिति होती है, और न वो उनमें हवा भरा वाला मामला है, कुछ फूल भी नहीं रहे, वो बिल्कुल एकदम फिट लगते हैं। तो वो ब्लेस्ड लोग, वो भगवान द्वारा आशीर्वाद प्राप्त लोग कौन है? मीजोमॉर्फ्स। ये वर्गीकरण किसने बताया? ये वर्गीकरण शेल्डन ने बताया। तो क्या आपको ये पता चला, शेल्डन ने शरीर की संरचना या बनावट के आधार पर व्यक्तित्वों का विभाजन किया, जबकि हिपोक्रेटस ने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया था। बोलो आ गई बात समझ में? एक चोर का नाम भी बता देता हूं, भगवान करे गाड़ी उसकी क्रैश हो और क्रैश में वो मर, उसका नाम है क्रैशमर, है ना। गली गली में शोर है, क्रैशमर चोर है। क्रैशमर ने कुछ नहीं किया, शेल्डन के इसी वर्गीकरण को कॉपी करके उसका नाम चेंज कर दिया। वो बताऊंगा मैं, चोर है वो आगे बताऊंगा। ओरिजिनल आदमी इसमें कौन है? शेल्डन। क्या शेल्डन का वर्गीकरण आपको थोड़ा सा, अब इसमें एक एक नाम और याद करना पड़ेगा। एंडोमॉर्फिक का एक नाम और याद करना पड़ेगा, एक्टोमॉर्फिक का एक और करना पड़ेगा, और मीजोमॉर्फिक का भी करना पड़ेगा। हिंदी नाम तो हम देखेंगे ही देखेंगे। बोलो पढ़ाऊं? ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, शेल्डन ने शरीर की बनावट के आधार पे व्यक्तित्वों का निर्माण किया है, और 4000 लोगों की नग्न तस्वीरों का इसने अध्ययन किया। शेल्डन की नकल किसने की? क्रैशमर ने। और शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला कौन सा दिखाई दे रहा है? पहले इंग्लिश नाम देखो, क्योंकि इसके हिंदी नाम कभी भी धोखा दे सकते हैं आपको। जैसे इंग्लिश नाम है एंडो, अंडे से एंडो। अब यहां हिंदी नाम क्या है? एक साइको की किताब में यही नाम दे रखा है, थुलथुलाकार। गोलाकार का क्या दे रखा है? एक में दे रखा है गोल मटोलाकार, हाँ गोलाकार, थुलथुलाकार, ऐसे ऐसे नाम दे रखे हैं। हिंदी में मर्जी है जो ट्रांसलेशन किया है, हो सकता है किसी का मन कर दे वो लिख दे मोटू, है ना तो हिंदी कभी भी धोखा दे सकती है, तो हिंदी के भरोसे नहीं रहना है अपने को, ठीक है। तो देखो इसको, तो बताओ शेल्डन जो है उन्होंने पहला कौन सा बताया? अंडे जैसा एंडोमॉर्फ। पढ़ो, अब इसके एक एक नाम और याद करूंगा, जैसे ब्रैकेट में विस्फोट होने वो याद करवाऊंगा, पहले पढ़ लो इसको। ऐसे व्यक्ति गोल मटोल, अरे सीमा जी ध्यान से देखो, ऐसे व्यक्ति गोल मटोल, कोमल, शक्तिहीन,
मोटे, आराम तलब। अच्छा ऐसे देखा मैंने, है ना, ऐसे जो लोग होते हैं ना जो थोड़े खाते पीते खानदान के होते हैं, उनको गुस्सा वुस्सा नहीं आता है। शायद इसीलिए उनकी बॉडी बनती है, उनको गुस्सा वुस्सा नहीं आता है, और बड़े स्नेहशील होते हैं, और लोगों को बैठा के खाने पीने में बड़ा मजा आता है उनको। हमारे भी एक दो ऐसे मित्र हैं, तो पिकनिक में हम कभी भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हम वहां जाके बोलते हैं चलो अब इस गार्डन में घूमेंगे, वो वहां जाके गार्डन में बोलते हैं सब बैठ जाओ, और ऐसा करो पहले टिफिन खोलो, और उनको बड़ा अच्छा लगता है, सब घेरा बना के बैठ जाओ, टिफिन खोलो, सबके पूछते हैं तुम क्या लाए हो, तुम फिर सब्जी की तारीफ करते हैं, वाह क्या सब्जी बनाई है, वाह वाह मजा आ गया आज तो भाभी जी, मजा आ गया, मीठा क्या मीठा बनाया है। बड़े सामाजिक प्रेम वाले, जब भी फोन भी करेंगे कि आ यार आज शाम को बैठते हैं अपन टेबल पे तो बड़े सामाजिक रूप से मिलनसार टाइप के। और वो जो थी ना एक आकृति वाला एक्टोमॉर्फ, कीकड़े, चिड़चिड़े है ना, हाँ, चिड़ी के इक्के जो होते हैं वो, हाँ उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो देखो, देखा आपने, सामाजिक रूप से बड़े स्नेहशील और ये सब कुछ होते हैं। अब शेल्डन ने इसमें एक नाम रखा है, तो ये क्या जाते हैं, ये जहां भी जाते हैं पसर जाते हैं, पसरोटोनिया। हाँ, एंडोमॉर्फ जहां भी जाएंगे क्या करेंगे, हाँ, इसलिए इनका नाम पसरोटोनिया भी है, याद कर लो पसरोटोनिया। आप बोलोगे पसरोटोनिया तो कहाँ है, अरे वो तो मैं याद करवा रहा हूँ आपको। पसरोटोनिया से क्या याद करना है, विसरोटोनिया, एंडोमॉर्फिक का दूसरा नाम जो है वास्तव में पसरोटोनिया। एक समझ में आ गया आपको। फिर थोड़ा पतला वाला देख लेते हैं, पहले वो देखेंगे पतला वाला, एक्टो। एक्टो एक जैसे, है ना, ऊपर से नीचे तो एक की आकृति के होते हैं, और ऐसे लोग पतले दुबले होते हैं तो लंबे लंबे लगते हैं, है ना, देखे होंगे ऐसे लोग, कपड़े उनके झूलते हैं पूरे एकदम हाँ, अब इसका नाम बाद में याद करेंगे। ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से दुबले पतले, कमजोर, शक्तिहीन, लंबे, स्वभाव ऐसे लोगों का चिड़चिड़ा, तभी पतले दुबले हैं, अंग नहीं लगता उनके, निराशावादी, असामाजिक, एकांत प्रिय, इस टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली ये इतने दुबले पतले क्यों होते हैं, आपको पता है, मस्तिष्क के हमारे 3 भाग हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला, सुना है आपने, सेरिब्रम काफी बड़ा भाग है उसके अंदर, है ना। ऐसे लोगों का हर चीज के अंदर सेरिब्रम यानी दिमाग काम करता रहता है। उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, अरे उसने कहा अरे बोल दिया हुआ, तो बोला तो क्यों बोला, यही तो बात है, मेरे को कैसे बोला, मेरे को, है ना, हाँ, जो ब्रह्मांड के केंद्र में है उसको कैसे बोल दिया, पूरी धरती जिसके चारों ओर चक्कर काट रही है ना, हाँ, सारे नक्षत्र जिसके चारों ओर घूम रहे हैं, मुझको कैसे बोला। तो उनका जो सेरिब्रम है, माथा हर समय सोचता रहता है ऐसा कैसे हो गया ना, ऐसा ऐसा, इसीलिए उनका शरीर नहीं बनता। तो बताओ उनका क्या चलता है, सेरिब्रम, इसलिए सेरिब्रोटोनिया। एक्टोमॉर्फ का दूसरा नाम क्या है, सेरिब्रोटोनिया। हो गए 2 याद। अब बताओ तीसरा पढ़ लेते हैं। ये न तो पतले हैं न मोटे हैं, ये मध्यम है, मीजो है, फिट है, इनको न लंबाकार कहेंगे न गोलाकार कहेंगे, ये आयताकार, ठीक है। ऐसा ही शरीर हम सब चाहते हैं, हम ऐसे कोई फूलना भी नहीं चाहता और सूखना भी नहीं चाहता, हम सब ऐसा होना चाहते हैं। बोले तो भगवान जिसको बना के भेजेगा उससे को बना के भेजेगा, ठीक है। ये शरीर में क्या होता है, दम, दिखने में भी एकदम स्मार्ट। तो देखो इनको, तो अगर कहीं पे ये तीनों लोग खड़े हैं, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और म्यूजोमॉर्फ, वहां पे काम है दरिया समेटनी है, तो कौन समेटेगा। एंडोमॉर्फ तो कहेगा मेरे से तो हिला ही नहीं जा रहा है, मैं तो पसरूं, पसरोटोनिया। एक्टोमॉर्फ कहेगा कि मैं खुद को उठा लूं, यही बड़ी बात है ना, हाँ, मैं दरी क्या उठाऊंगा, मैं तो, हाँ, ये पंखा धीरे करो कहीं मैं उड़ ना जाऊं, है ना, हाँ, दरी बाद में। तो बताओ कौन समेटोटोनिया है, सारी दरिया समेट दी जिसने, ये समेटोटोनिया, है ना, हाँ, समेटोटोनिया, मजाक में बोल रहा हूँ, सोमेटोटोनिया। तो सोमेटोटोनिया किसको कहा गया है, मीजोमॉर्फ को। और हिंदी में से क्या कहते हैं, आया था। साथियों हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में कौन से सिद्धांत पढ़ रहे हैं, टाइप थ्योरीज, प्रकार सिद्धांत। उसमें पहला कौन सा पढ़ लिया है, पहला हिपोक्रेटस का पढ़ा है, अभी नंबर 2, हाँ नंबर 2 शेल्डन का पढ़ रहे हैं। शेल्डन ने शरीर की बनावट के आधार पे
कितने प्रकार बताए? 3। एंडो अंडा, एक्टो, और अब पढ़ रहे हैं मीजो। मीजो, तो मीजोमॉर्फ को आयताकार कहते हैं, और ये सब समेट देता है, इसलिए समेटो। और होते ना कई लोग फिट होते हैं, घर में गए दे धमाधम ये समेटा वो समेटा, 5-10 मिनट पूरा घर एकदम साफ। और कई आलसी, उनके किचन में बर्तन ही पड़े हैं, बाथरूम भी ऐसे ही पड़ा है, बिस्तर कहीं जा रहे हैं, सॉक्स कहीं पसरे हुए पड़े हैं। ठीक है, कहते हैं किसी महिला की सच्चाई देखनी है तो उसकी किचन में चले जाना चाहिए डायरेक्ट, अपने आप पता चल जाएगा कितनी सुघड़ गृहिणी है। या सुघड़ का उल्टा जो होता है वो भी हो सकती है, पसरोटोनिया भी हो सकती है। देखो इसको, तो मीजोमॉर्फ कैसे होते हैं? शारीरिक रूप से संतुलित, स्वस्थ, फुर्तीले, सुंदर, व्यक्तित्व में साहस, निडरता, कर्मठता। सेल्डन ने इसको और क्या नाम दिया है? सोमेटोटो ने नाम दिया है। अब हम क्रैशमर जो है, क्रैशमर ने इनको चुराया है, इन्हीं को चुरा करके उसने अपना वर्गीकरण दे दिया है। अब लोग उसको बिल्कुल ही एकदम चोर न कहते हैं, इसलिए उसने 4 प्रकार बता दिए। कितने बता दिए? लोग कहेंगे तुम चोर हो, तुमने शेल्डन से चुराया। वो कहेगा नहीं भाई साहब, शेल्डन ने तो 3 बताए थे व्यक्तित्व के, मैंने तो कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, चौथा पता है क्या है? तीनों को मिला लो तो एक चौथा प्रकार। अब ऐसा कैसे हो सकता है ना? इन तीनों को मिला लो तो एक चौथा प्रकार हो जाता है। क्रैशमर ने अपना चौथा प्रकार क्या बताया? एक तो गोल गोल, एक पतला पतला, एक फिट, और एक का एक में तीनों मिक्स। ये चौथा जबरदस्ती। जब ऐसा कैसे हो सकता है? गोल और सूखड़े दोनों को मिला ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा तो। ठीक है, तो गली गली में शोर है। हाँ, क्रैशमर पूरा चोर है। किससे चुराता है? पहले एक बार तो ये भी प्रश्न आया है, क्रैशमर ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। ए, स्वभाव के आधार पे, बी, ट्रेड्स यानी शील गुणों के आधार पे, सी, शारीरिक बनावट के आधार पे, डी, शारीरिक और संवेगात्मक योग्यताओं के आधार पे। शारीरिक बनावट के आधार पे तो मैंने बताया ना, शेल्डन को चुरा लिया इसने, इसलिए मैं तो कह रहा हूं तू क्रैश में कहीं मर, गाड़ी के क्रैश में मर, इसलिए इसका नाम क्या है? वैसे क्रैचमर भी मिलता है तो मैंने ब्रैकेट में लिखवा दिया है। तो इसने भी शरीर की बनावट के आधार पे शेल्डन की पूरी नकल की है इसने। हाँ, इसकी किताब याद करनी पड़ेगी अलग से। बताओ क्रैचमर की कौन सी किताब है? फिजिक एंड कैरेक्टर। जिस आदमी में कैरेक्टर नहीं है और 1 नंबर का चोर है, वो क्रैशमर दूसरों को क्या बातें बता रहा है? कैरेक्टर की बातें बता रहा है ना? तो देखो इसके 4 प्रकार देख के क्लास खत्म करेंगे। देखो इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं, देखो जल्दी से देखो इधर। याद था उसका गोलाकार था एंडोमॉर्फ। गोल गोल लोगों को पिकनिक में जाके और खाना पीना पसंद है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया इसने? पिकनिक प्रकार। और ये शेल्डन का कौन सा था? एंडोमॉर्फ, है ना? तो ये गोल मोटोल तुंदिल दिख रहा, तुंदिल प्रकार, हाँ तौंद वाला है, इसलिए ऐसे ये वाली बात हो गई। दूसरा आपको याद है उसका बहुत ही सूखड़ा टाइप का मामला था, एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ इतने पतले होते हैं जैसे लैपटॉप। एक्टोमॉर्फ इतने पतले होते हैं जैसे लैपटॉप। अरे लैपटॉप आजकल पतले से पतला होता जा रहा है ना, अब तो पेपर लैपटॉप आ रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि यार पतला पतला लैपटॉप होता है तो मैं पतले वाले का नाम क्या कर लेता हूं? लैप्टोसोमेटिक। लैपटॉप से क्या कर दिया? लैप्टोसोमेटिक। तो बताओ उसके एंडोमॉर्फ यानी गोलाकार का तो क्या नाम कर दिया? पिकनिक प्रकार। उसके एक्टोमॉर्फ यानी दुबले पतले वाले का क्या नाम कर दिया? लैप्टो। हिंदी में क्या बोलते हैं? कृषिकाय। लंबाकार था ना तो लंबकाय, ये कर दिया। और उसका फिट था मीजोमॉर्फ, शेल्डन का। मीजोमॉर्फ लोग कैसे होते हैं? एथलीट, इसलिए अपने यहाँ इसने उसका क्या नाम कर दिया? आप बताओ। शेल्डन के एंडोमॉर्फ गोल गोल वाले का नाम क्रैशमर ने क्या बताया है? पिकनिक प्रकार, गोलाकार तुंदिल। आगे समझ में? उसका जो पतला दुबला वाला था एक्टोमॉर्फ, उसको लैपटॉप से जोड़ के क्या बना दिया? लैपटॉप पतला ही तो होता है ना एकदम, तो लैप्टोसोमेटिक प्रकार, कृषिकाय प्रकार। तो चुराया है ना पूरा का पूरा। हाँ, और उसका जो फिट वाला था मीजोमॉर्फिक था शेल्डन में, उसको क्या बनाया? एथलेटिक प्रकार। तो चुरा ली ना तीनों, बस केवल नाम चेंज कर लिए। लोगों ने कहा तू चोर है, उसने कहा नहीं, शेल्डन ने 3 बताए थे, मेरे यहाँ तो 4 हैं। लोगों ने पूछा अच्छा तू बता चौथा कौन सा है? उसने कहा ऐसा करो इन तीनों को मिला लो, मिला के प्लास्टिक की तरह मिला लो सबको। तो नाम क्या रखा?
ओस प्लास्टिक यानी कि मिश्रित काय। ठीक है, ऐसा तो मैं भी बना सकता हूँ, नाम चेंज करके मैं राजस्थानी में कर दूं, साइकोलॉजी दे दूं मैं, है ना। हाँ, मैं कर दूं सूकड़ो, एक्टोमॉर्फ सूकड़ो। ठीक है, और थुलथुलो, गोल गोल वाला थुलथुलो। और जो मीजोमॉर्फ है फिट, उसका क्या कर दूं, तगड़ो, है ना। और फिर आप वर्गीकरण पढ़ोगे, प्रद्युम्न सर का वर्गीकरण, है ना। जो शेल्डन का एंडोमॉर्फ है वो इनका है थुलथुलाकार, और उनका एक्टोमॉर्फ है वो इनका सूकड़ाकार, और तगड़ा तगड़ाकार। ऐसे ऐसे चोरी है एक नंबर का। ठीक है, क्या इतना समझ में आया आपको? अगली क्लास में हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।